इस चीज पे तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है। तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी, वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहां से लाएंगे, प्यूटन जैसी कहां से लाएंगे। इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं और ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग वीडियो देखिए, कितनी अच्छी और कितनी बेस्ट वीडियो है। आप लोग देखिए वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ अबूजर भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स के हवाले से। इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात करें, आप लोगों को इनकी ओपिनियन बड़ी पसंद आती है और मुझे इनसे बात करने का बड़ा मजा आता है। कुछ चीजों पे हम डायलॉग्स भी करेंगे, एग्री डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं ब्रिक्स के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया, चाइना, रशिया और मतलब ये सब कंट्रीज जो मिले थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या फायदा हुआ, क्या अचीवमेंट है? सर, ब्रिक्स हो, एससीओ या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। ठीक है। सबसे जो पहली डेवलपमेंट हुई वहां पे वो था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की जो बायलैटरल आपस में वहां पे मीटिंग हुई। जनरली जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लाइक ये जो अब हमारा ब्रिक्स है, एससीओ हुआ, ये 15 से 20 मिनट की मीटिंग होती है। चलो अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना तो 25 मिनट में चली जाती है। ये मीटिंग 40 मिनट पे रही है। ठीक है, 40 मिनट जस्ट 2 पर्सन 1-to-1 मुलाकात, प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट। बाकी साथ टीम वगैरह थी और ये चीजें नहीं, ये बायलैटरल मतलब मुलाकात हुई है और ये 40 मिनट की मुलाकात हुई इन दो बंदों की। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ब्रिक्स पे जाने से पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला था उसके ऊपर पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स आ चुका था। ठीक है। और वहां पे बैठ के फिर ये तय पाया गया, जो सबसे अहम वर्ड्स है, आप जरा पढ़ें आर्टिकल, उसके अंदर बड़ी अहम बात की गई, चाइना एंड इंडिया। उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मामला है उसको म्यूचुअली मिलके हम उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर विन विन सिचुएशन बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक मुल्क दूसरे को नाराज करेगा, हम दोनों को म्यूचुअल कंसेंट के साथ सॉल्व करके ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से इंडिया के लिए, चाइना के लिए भी मैं कहूँगा। जाहिर बात है, अगर उनका भी इशू है, इंडिया का भी इशू है, तो दोनों के लिए अचीवमेंट है। इधर एक चीज मैं सवाल करना चाहूंगा अबूजर भाई आपसे, और इसका फेयर जवाब दीजिएगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं एससीओ की मीटिंग के लिए और वो कहते हैं भाई ये तो एक एससीओ का ग्रुप है, तो मैं एज ए गुड ग्रुप मेंबर मैं आ रहा हूँ और इसके अलावा बायलैटरल कोई डायलॉग, कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन देखें ना, ब्रिक्स भी एक ग्रुप है, लेकिन वहां पे बायलैटरल डायलॉग्स हुए हैं, वहां पे मीटिंग हुई है, इवन बहुत से ऐसे एग्रीमेंट है जो साइन किए गए हैं। बेसिकली मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, ये जो इवेंट था ना एससीओ का, अगर ये इवेंट जो, अगर आप इसको लास्ट ईयर देखें, ठीक है, जब लास्ट ईयर इंडिया ने इसको होस्ट किया, तो वहां पे उन्होंने इसी तरह जैसे ब्रिक्स के अंदर अभी उन्होंने काफी सारी चीजें हासिल की, तब उन्होंने इंडिया में भी हासिल की थी। ठीक है। इस बार उनको जो एक होस्टिंग कंट्री था ना पाकिस्तान, इस प्लेटफॉर्म पे वो मतलब कंफर्टेबल नहीं थे कोई डील्स करने के लिए। होस्टिंग कंट्री उस तरीके से खेल नहीं पाया, उस तरीके से होस्ट नहीं कर पाया, फायदा नहीं उठा पाया। अच्छा, ब्रिक्स में अभी खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया, ईरान जो सा वो परमानेंट मेंबर बन गया है, पहले ऑब्जर्वेशन में था, अभी परमानेंट मेंबर बन गया, और ये मिलके रशिया के साथ मिलके कोई कॉरिडोर भी बनाने जा रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल ये बना रहे हैं। ये आपका कह लें रशिया, आपका ईरान और इंडिया, ये बना रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट लाइक पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब ये एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है और इसके मेंबर हैं इंडिया, रशिया एंड ईरान। अब आप ये देख लें कि ईरान के अंदर तो इंडिया की बहुत ऑलरेडी अच्छे मतलब उनके ताल्लुकात भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, चाबार पोर्ट भी है उनके पास। तो इस कॉरिडोर के जरिए वो मिडल ईस्ट में एंट्री करेंगे, सॉरी सेंट्रल एशिया में,
और वहां से फिर आप मिडल ईस्ट में जाएं या यूरोप में जाएं, जिस तरफ भी जाएं, तो बेसिकली उन्होंने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजीद एक बड़े पैमाने पे इसको हासिल कर लिया है, इसको इवेंट के जरिए। ठीक हो गया। अबूजर भाई, पाकिस्तान देखें, अगर नेबर कंट्री ईरान है, अब उस तरीके से जाहिर बात है उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर नहीं आ रहा जैसे इंडिया के हाथों, मतलब अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इर्द के कंट्रीज हैं इंडिया से रिलेशन, इवन चाइना, अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है कि हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें, इसके अंदर मैं दो चीजें कहूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ, हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहां पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है, जहां पाकिस्तान को भी ऑनरेबल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क है जो ऑनरेबल वीजा देते हैं, जिनमें से ये इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान, मैंने एक जो चीज समझी है ना, मुल्क चाहे अब पैलेस्टीन जैसा मुल्क है इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैं कहता हूँ गुर्बत का शिकार होगा, क्राइसिस है, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। तो जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लिए एक कंडीशन कंफर्म है, जो चीज मैं समझाऊं, कि वो सोवरन हो। ठीक है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा, वो कंट्रीज जिनकी फॉरेन पॉलिसी बाहर के मुल्क से डिक्टेट नहीं होती, वो ब्रिक्स के मेंबर हैं। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में भी जाता तो अमेरिका के थ्रू डिक्टेट नहीं, अमेरिका के थ्रू। अब अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में भी जाता तो ब्रिक्स के अंदर एंटी वेस्ट तो नहीं है, लेकिन वो नॉन वेस्ट का 100% वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ब्रिक्स के अंदर। वो हम आगे आते हैं कि कैसे, जिस तरह उन्होंने करेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसराइल को लेके मामला हुए, डॉलराइजेशन के मामला हैं। अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान आ रहा होगा, या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं, ग्रुप है, इस कंट्री के आपस में होगी, लोकल करेंसी में होगी। मैं इस पे भी जवाब देता हूँ, पहले मैं पिछले वाले सवाल का हल्का सा कंप्लीट जवाब दे देता हूँ। एक बात बताएं, वेस्ट भी तो इस टाइम चाइना के खिलाफ है ना, वेस्ट को चाइना को पसंद तो नहीं करता, उनके लिए भी चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एट अ टाइम क्या चाइना दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को भी अपनी प्रॉब्लम बनाना चाहेगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों बनाएगा? तो उसको किसी को तो, चाइना को किसी एक ब्लॉक का तो मेंबर बनना होगा ना, सिर्फ मेंबर नहीं, लीडिंग मेंबर। वेस्ट का मेंबर लीडिंग मेंबर तो बनने से रहा, वेस्ट का अगर वो ब्लॉक ज्वाइन करता है चाइना, वहां पे वो लीडर नहीं होगा, वहां पे वो फॉलोअर होगा। ये जो नया ब्लॉक बन रहा है इसके अंदर वो लीडर की किफियत में, लीडर की लिस्ट में होगा। ब्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली आने वाले टाइम में? आपने बोला कि भाई यूरोप या वेस्ट को छोड़ के दुनिया, पूरी दुनिया ब्रिक्स का मेंबर है, पाकिस्तान को भी छोड़ के। क्या समझते हैं कि चाइना, रशिया, इंडिया आने वाले टाइम का ये ग्रुप कह लें या ये 3 कंट्रीज कह लें, आने वाले टाइम की सुपर पावर आपको बनती नजर आ रही है मिल के? सर, जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की अचीवमेंट, ये जो इसके रिजल्ट 2-4 सालों में जब आना शुरू होंगे ना, दुनिया के नक्शे पहले बदले थे जंगों की सूरत में, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सुपर पावर बदल गई, जियोपॉलिटिक्स बदल गई। अब जो जियोपॉलिटिक्स बदलेगा वो इस ब्रिक्स की अचीवमेंट के रिजल्ट पे बदलेगा। अब जियोपॉलिटिक्स को 2-3 तरीकों से हम देखते हैं। एक तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है, जैसे ही डी डॉलराइजेशन होनी है, इन केस 2-3-4-5 सालों में वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करें अपनी ब्रिक्स की, या पेपर करेंसी लॉन्च करें। जब ऐसा हुआ, कई मुल्क शायद अपनी करेंसी ही छोड़ दें। अच्छा। अब ये देखें ना, यूरोप के अंदर पहले फ्रांस की अपनी करेंसी थी, फ्रैंक। ठीक है। तो जब यूरोप यूनियन ने मिलकर अपनी एक करेंसी निकाली, यूरो, फ्रांस ने अपनी करेंसी ही खत्म कर दी। ठीक हो गया। वो यूरो में डील करना शुरू कर दिया। अब अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी निकाल देता है, हो सकता है स्टार्ट में इंडिया अपने INR, इंडियन रुपीज से अपनी करेंसी बाय करे, ये यूरो, ये ब्रिक्स बाय करे, और ब्रिक्स से, क्योंकि आपका लेन देन ब्रिक्स में होगा ना। ठीक है। तो अब जब आप इंडियन रुपीज से ब्रिक्स की करेंसी बाय कर रहे हैं, तो दोनों करेंसी को फायदा हो रहा है। और इवेंचुअली इंडिया ये भी कह सकता है कि मेरा जो 99% ट्रेड है वो है ही नहीं कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो मुझे INR की शायद जरूरत ही नहीं, वो शायद ब्रिक्स ही ले आए, और सारे कंट्रीज मिलके ही ये सारा ब्लॉक ही ब्रिक्स ले आए। फिर ब्रिक्स की और अहमियत क्या होगी? अगर एक कंट्री किसी के साथ अगेंस्ट है तो दूसरी कंट्री भी उसको सपोर्ट करने डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो ब्रिक्स का उसका मेंबर है। ठीक है। आप किसी को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, आप मोनोपोली बना सकते हैं। जैसे नेटो की अगर बात कर लें, सेम। जी बिल्कुल सेम लाइक नेटो। अब ये नेटो से तो बड़ी पावर है, ब्रिक्स नेटो से बड़ी पावर है। यानी मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा। इतना बड़ा नेटो मिलके 2 साल में रशिया का क्या कर पाया? ठीक है, कुछ नहीं कर अकेला रशिया उसको नफ्त डाली हुई है, मतलब उनको हार्ड टाइम दे रहा है। तो रशिया, चाइना, इंडिया,
फिर इसके अंदर आपके मल्टीपल और ईरान है और बड़े तुर्की है, ईरान जैसा मतलब पागल मुल्क जो सीधा इसराइल पे फायर कर देता है, मिसाइल कर देता है। ये मुल्क जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वेस्ट की क्या जरूरत रह जानी है, नेटो की क्या औकात रह जानी है। नेटो की जितनी सप्लाई होती है वो होती तो इन्हीं के ट्रेड रूट से है। ऐसे ही है। कल ये आपके नेवल रूट बंद कर दें, बाय रोड रूट बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें, तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलनी है ना, ठीक फिर हो एक गया। बार की जरूरत पड़नी है ना। बिल्कुल जबरदस्त। अबूजर भाई से जब बात करते हैं बहुत से सवालात भी उठते हैं, बहुत सी चीजें माइंड में क्लियर होती हैं कि हाँ यार किस तरीके से अब जियो पॉलिटिक्स बदलती नजर आ रही है। अगर कोई नॉर्मली मुझे ये कह दे कि भाई अब आने वाले टाइम में अमेरिका सुपर पावर शायद ना रहे, रशिया, चाइना, इंडिया सुपर पावर बन जाए, तो मैं कहूँगा यार ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, अमेरिका होने नहीं देगा। लेकिन ये जब सारी चीजें हम समझते हैं, सुनते हैं, तो आइडिया होता है कि हाँ भाई ये मिल के सुपर पावर बन सकते हैं और एक दूसरे को फायदा। अच्छा जी, ये कंबाइंड एफर्ट जो है ना, बेसिकली देखें सुपर पावर के पास कुछ लेवरेज होता है। ठीक है। जैसे कि अब कोई भी कंट्री कहता है मैं न्यूक्लियर बनना चाह रहा हूँ, तो फौरी अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो वो चाह के भी नहीं बन सकता या उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा छुप छुप के करने में। इवन ट्रेड करने में अमेरिका का जब दिल करता है, जिस पे हाँ। दिल करता है सैंक्शंस लगा देता है। हाँ। तो वो चीजें अगर ब्रिक्स की डोमिनेशन होगी तो शायद वो चीजें वो उस तरीके से हाँ। नहीं रह अब पाएंगी। देखिए सुपर पावर को लेवरेज होता है, ठीक है। लाइकवाइज उनको टेक्नोलॉजी पे भी लेवरेज है। ठीक है। अब एआई जैसे मिसाल के तौर पे है, ये अब हमारे पास तो साल हुआ आई है और वो भी शायद उसका बेसिक वर्जन हमारे पास आया है। ठीक है। तो ये चीजें जब टेक्नोलॉजी कोई भी दुनिया में आती है, ठीक वो है। सबसे पहले वहाँ यूज की जाती है उनकी आर्मी। ठीक है। उनकी आर्मी उसको यूज करती है, यूज कर करके जब वो उसको खत्म कर लेते हैं और उसके पता नहीं कितने अपडेट्स और नए वर्जन आ चुके होते हैं, तब वो दुनिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसका सबसे बेसिक वर्जन। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में अगर यूएस से एआई की तरह कुछ चीजें ऐसी हो, मेरा मानना यह है कि उनके पास ऐसी कुछ चीजें और भी हो सकती हैं जो अभी दुनिया को पता ही नहीं होनी, जो अभी डिस्कवर हुई नहीं, जिनके हम नाम ही नहीं जानते। ठीक है। अगर इन चीजों के लेवरेज उनके पास है तो फिर ब्रिक्स भी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, डेफिनेटली वो एक टफ टाइम तो दे सकते हैं। नो डाउट। लेकिन सुपर पावर फिर अगले हो सकता है 500 सालों के लिए फिर अमेरिका हो जाए। अच्छा एक चीज और, ठीक है। इस टाइम दुनिया में है एक सुपर पावर। नहीं, इधर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। आपने एआई की बात की है ना, तो एआई में भी जो सबसे ज्यादा कंट्रीज काम कर रहे हैं ना, ये बकायदा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, बिल्कुल। यूएसए कर रहा है, चाइना और साथ इंडिया कर रहा है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि भाई एआई में अमेरिका यूएसए बहुत आगे है तो इसलिए वो नहीं। रिसर्च पेपर सबसे ज्यादा जो पब्लिश हो रहे हैं वो इन 3 कंट्रीज से हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर चाइना और इंडिया ये इसके ऊपर एआई पे काम कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से इंडिया को पता ना चले या चाइना को पता ना चले? डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। यानी मुकाबला वो इस फील्ड में भी कर रहे हैं। मुकाबला देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक फादर है, टेक्नोलॉजी के फादर, क्योंकि टेक्नोलॉजी वेस्ट से इनिशिएटेड हुई है ना। ठीक है। हम तो बाद में लर्नर हैं और उनको और हमें फर्क है टाइम पीरियड का। ठीक है। और सोर्सेज का। वो जो चीज वो 100 साल से कर रहे हैं, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब चाइना है 1955 से तो उसकी हिस्ट्री शुरू हो रही है डेवलपमेंट की। ठीक है। इंडिया है आजाद 1947 में हो रहा है, यूएसए 100 साल से सारा कुछ कर रहा है। ठीक है। तो उनको लेवरेज है। पर एक चीज ये भी है कि अभी अकेला सुपर पावर है यूएसए। ब्रिक्स की अगर ये चीज कामयाब रहती है तो फिर ये होगा कि डेफिनेटली वो बार्गेनिंग पोजीशन पे ले आएंगे सुपर पावर को भी। नो फिर एक सुपर पावर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वही बात है मल्टाई हो जाएंगे या बाइपोलर। ठीक ये है। आपकी वो सारी मल्टी पोलर सुपर पावर हो जाएगा। अब उधर भाई लास्ट मुझे बताइएगा, नो डाउट ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने बात की, मुझे ये बताइएगा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी अगर आज इस पोजीशन पे आ पहुंची है उसके अंदर क्या रीजन क्या है? मतलब क्या ऐसा मुझे नहीं पॉसिबल लगता जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए इस वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी। नो डाउट लीडर सिर्फ मतलब ये रीजन है, बेसिक रीजन है, लीडर बेहतर होगा तो नीचे टीम बेहतर काम करेगी। लेकिन सिर्फ लीडर ही अगर बेहतर हो, टीम जैसी भी हो या लोग जैसे भी हो, फिर भी लीडर शायद कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब है उनका कोऑर्डिनेशन है, उनकी पब्लिक का और उनके जो लीडरशिप है, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। जी इसका देखें सवाल, इसका जो जवाब है ना वैसे वो बहुत सिंपल है, लेकिन आई होप के जो व्यूअर सुन रहे हैं वो इस बात को पिक कर पाए। देखें जब आप ये चीज तय कर लेते हैं ना कि मैं वो फैसला करूंगा जो कि मेरे लोगों के लिए, मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट में है, ना कि वो फैसला करूंगा जो कि किसी और कंट्री के इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो तब आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान और इंडिया का डिफरेंस क्या है? हमारी सबसे गंदी फॉरेन पॉलिसी क्यों है इंडिया की दुनिया में इस टाइम? वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेस्ट फॉरेन पॉलिसी क्यों है? ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के जो फैसले होते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो पाकिस्तान की आवाम के इंटरेस्ट में नहीं होते। अच्छा। वो एक स्पेसिफिक एलीट तबका है जिनके इंटरेस्ट में जाते हैं फैसले। ठीक है। वो उनको नवाजा जाता है या उनको जो भी ओब्लाइज किया जाता है, हमें नहीं पता वो क्या है। दूसरी साइड पे इंडियन साइड के ऊपर ये है कि वो जो भी फैसले करते हैं, अब देखें उनको वेस्ट को नाराज करने की क्या जरूरत है इंडिया को, फिर भी उन्होंने किया।
लेकिन किस तरीके किया कि हम रशिया से ऑयल इसलिए लेंगे क्योंकि वो हमारे अवाम के उसमें हक में बेहतर है। ठीक है। वो ईरान के साथ क्यों करते हैं ट्रेड, कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे मुल्क की अवाम के लिए बेहतर है, उनको इकोनॉमिकल पड़ते हैं। ठीक हो गया। इंटरेस्ट तो वो अवाम का रख रहे हैं, अवाम का, साथ ही नहीं रख रहे। और फिर कहीं ना कहीं आप ये देखें कि फिर भी रशिया से ऑयल लेने के बावजूद भी जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के विजिट पे जाता है तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, स्टेट हाँ। लेवल का प्रोटोकॉल, रेड कारपेट मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका के कि अच्छा मैं आपको बताऊंगा, जी, यूएसए जी। के जी लो जी मैं तो सुपर पावर हूँ, तुमने बात नहीं मानी, जी, या जी। तुम्हें पता नहीं है रशिया के साथ मेरी जंग चल रही है, फिर भी तुम ऑयल जोन सा वो ले रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जी, वो इसलिए है ये। अब अगर सेम चीज करता पाकिस्तान, तो पॉसिबल है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ विजिट किया है तो वो जेल में चले गए हैं, ये तो जेल में नहीं, रिजीम चेंज हो गया है। हाँ। तो पता है होता क्या, हम्म, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट क्यों करते और इंडिया को ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं। अच्छा अगेन वही बात है, उनको पता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है वो इलेक्टेड नहीं है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा जो इंडिया में गवर्नमेंट आती है वो डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक से क्या मुराद है कि अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है ये वो है। ठीक है। अगर हम इनके लीडरशिप के अगेंस्ट कोई रिजीम चेंज या इस तरह की कोशिश करते हैं तो इनके बैक एंड पे इनकी पब्लिक खड़ी है। ठीक हो गया। पहले वो कोशिश करेंगे कि इस मुल्क की पब्लिक को आपस में तोड़ें। हम्म, जब उनको लगेगा कि इस पब्लिक का सपोर्ट इस प्राइम मिनिस्टर से हट चुका है, ठीक है। तब फिर देखिए आप इस प्राइम मिनिस्टर का क्या हाल करते हैं। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा अबूजर भाई से बात करके। लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये क्लियरली कहता हूँ, बल्कि ब्रिक्स की मीटिंग के बाद तो बिल्कुल क्लियरली कहता हूँ कि अगर ईरान इंडिया से रिलेशन बेहतर कर सकता है, अफगानिस्तान इंडिया से रिलेशन बेहतर कर सकता है, और भाई अगर चाइना इंडिया से रिलेशन बेहतर करने का सोच रहा है तो पाकिस्तान इस पोजीशन पे क्यों नहीं आ सकता या क्यों नहीं आ रहा, या हमारे पॉलिटिशियन, हमारी पब्लिक, हमारी मीडिया ये क्यों नहीं सोच रही कि हमें भी रिलेशन बेहतर करने चाहिए। ये ना हो कि कल को वो टाइम आ जाए कि हमारे इधर से, जैसे अभी ब्रिक्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमें मेंबर बना लें, या इस तरीके से कल को हम कहें कि भाई इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो कहें कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं, ना हमें आपकी जरूरत है और ना ही हम करेंगे। क्या ऐसी पोजीशन पे आएंगे तो वो बेहतर है, या आज अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑप्शन है कि हम अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दोनों साइड से क्लियर हो जाए, अगर हम इसके ऊपर बात करें, नफरतें, एक्सट्रीमिज्म, इन चीजों को खत्म करें तो रिलेशन बेहतर कर लें, ये बेहतर है? पता है क्या, एक बहुत बड़ी एक मजबूरी है, मतलब एक अलमिया है कि साफ ज़ाहिर है अब पाकिस्तान की एक जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये ताक़यामत रहनी है, इंशाल्लाह 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 रहनी है। इंशाल्लाह। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। अच्छा, अब उसकी वो बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। कि भाई नेबर तो है ना, जरूरत है या नहीं है, घर तो साथ ही है। उस वजह से बाकी आपने जो बात की ना, यस अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। ठीक है। मेंबर तो इस टाइम इथोपिया भी है ब्रिक्स का, ठीक है। उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। आपकी तो foreign मोदी policy- जैसी फेस वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, ये प्यूटन जैसी कहाँ से लाएंगे, खुमैनी जैसी कहाँ से लाएंगे आप फेस रशिया वैल्यू, के प्रेसिडेंट और अपना चाइना के प्रेसिडेंट वैसी कहाँ से लाएंगे। वो कहाँ से क्रेडिबिलिटी पहले आप अपने होम कंट्री में बनाए। आपके होम कंट्री में आपके अगेंस्ट रैलीज निकलती हो, मतलब वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वो मतलब हम Hate डोमेस्टिक हो। टॉपिक के ऊपर हाँ। उस तरीके से बात नहीं करते। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको अबूजर भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक जरूरी अनाउंसमेंट कि अबूजर भाई का अपना भी यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैं हर दफा जब भी इनके साथ वीडियो करता हूँ डिस्क्रिप्शन में जरूर रखता हूँ। आप काइंडली एक दफा जाके जरूर विजिट करें, इनकी ओपिनियन जरूर सुने, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक कमेंट करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।